दोनों हाथ घुटने में ज्ञान मुद्रा में या हृदय में प्रणाम मुद्रा में सहज कोमलता के साथ लंबी गहरी भरेंगे 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण के साथ। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। संकल्प करते हैं आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प एवं अभेद है। पॉजिटिव, इनके माध्यम से पॉजिटिव दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के रब करेंगे और जब आंखों में लगाएंगे और धीरे से कोमलता। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबने अपना अपना काम भेज दिया था? जो असाइनमेंट दिया था सबने भेज दिए थे? कंप्लीट थे सबके? अनु तो फिर नहीं आई है, पूछे उससे पहले, गायब है वो तो। मैं भेजती हूँ। कौन, किसने बोला ये? अभी किसने बोला था? प्रतिमा जी आपने? प्रतिमा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आपका तो आ गया मेरे पास। और किसी का तो हाँ, जिनका इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं है। कुछ ने भेजा है, कुछ ने नहीं भेजा। कुछ का तो कुछ भी नहीं आया मेरे पास। अब हमने उस दिन पढ़ा था उत्प्रेरक वगैरह के बारे में, क्या क्या उनके गुण वगैरह हैं, उत्कों के बारे में पढ़ा था। आज हम रक्त वाहिकाएं और उनके विषयक घटना और एवं कोशिकी प्रत्युत्तर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रक्त वाहिकाएं, ये आप देख रहे होगे सब लोग, ये चार्ट दे रखा है हमको। सब अपने अपने उसमें बुक में देखेंगे। एक चित्र बना के दे रखा है रक्त वाहिकाओं का, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरीके से पूरा जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ऐसा कोई अंग नहीं है जिस जगह तक ये हमारी रक्त वाहिकाएं नहीं जाती हैं। हमारी बॉडी इसी के कारण काम कर पाती है ना। बॉडी के काम करने का कारण ही यही है कि मानव का परिसंचरण तंत्र जो ऊर्जा ऑक्सीजन पहुंचाता है उस तक, है ना। आगे पढ़ते हैं हम रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिका शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होती है। इनके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है। 3 मुख्य प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। धमनियां, जो हृदय से शरीर
हृदय से रक्त शरीर में ले जाती हैं वे रक्त वाहिकाएं, इनकी जिनके द्वारा कोशिकाएं व रक्त के बीच जल और रसायनों का आदान प्रदान होता है। वह शिराएं जो रक्त को वापस एकत्रित कर हृदय तक लाती हैं। ठीक है। रक्त वाहिकाओं और धमनियों को साफ करने के 9 घरेलू उपाय इसमें उपाय दे रखे हैं। आपने सुना होगा ना कि ब्लॉकेज आ गई है और धमनियों में गंदगी जम गई है, ब्लॉक हो गई है, तो वो वाली उसके लिए है कि किस तरीके से उनको साफ कर सकते हैं आप। शरीर के विभिन्न हिस्सों की रक्त वाहिकाओं के बंद होने के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कोरोनरी धमनी रोग, मन्य धमनी रोग, परिधीय धमनी रोग, यहाँ तक कि दिल के दौरा या स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए इसका समय पर निदान बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक दवाओं और उपचार के साथ ही घरेलू उपचार बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने और गंभीर हृदय के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अभी आधुनिक दवाएं तो आप ले ही रहे हो, साथ में अगर घरेलू कुछ उपचार भी हम करते हैं तो क्या होता है कि है ना, आपका सपोर्ट करती है वो चीज आपके मेडिसिन को, और जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसको रोक सकते हैं हम। बंद धमनियों के लक्षण क्या हैं? हालांकि भरी हुई धमनियों में तब तक किसी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई देता जब तक कि ये गंभीर रूप से नहीं हो जाता है। जब एकदम से बहुत ज्यादा एकदम फुल ऑन हो जाता है ना ये ब्लॉकेज, तब पता चल पाता है, उससे पहले पता ही नहीं चलता है। ऐसा कोई खास लक्षण नहीं होता है। इसके लक्षणों में सीने में दर्द, एंजाइना, सांस की तकलीफ, दिल की धड़कन का तेज होना, कमजोरी, चक्कर आना, भूख, चिंता, मितली और पसीना आदि शामिल है। विभिन्न प्रकारों में भरी हुई धमनियों से संबंधित अन्य लक्षणों में पैर में दर्द, पैरों का ठंडा होना, बॉडी की एक तरफ सूजन आ जाना, या एक हाथ या एक पैर का उठना मुश्किल होना और आंख की रोशनी खोना शामिल है। ये जब ज्यादा हो जाता है ना, तब इस तरीके के लास्ट वाले लक्षण आते हैं। पैर में दर्द है, पैर ठंडे होने लग गए, बॉडी में एक तरफ सूजन आ गई है, सुन्नपन आ गया है, एकदम से सुन्न आ जाती है, वो बॉडी पार्ट आप हिला भी नहीं पाते, उतना सुन्न हो जाता है। एक हाथ या एक पैर उठ ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर पा रहा है, और एक आंख की रोशनी चला जाना, ये इन सबसे संबंधित है। लहसुन का इसमें उपयोग बताया गया, जो हमारा घरेलू इलाज है। इसमें लहसुन बंद धमनियां साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपचारों में से एक है। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। 2007 में बर्मिंघम में अम्बाला यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार लहसुन रक्त वाहिनियों को आराम देने में मदद करती है, और इसके अलावा लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और दिल के दौरे या स्ट्रोक को का खतरा कम करने में मदद करती है। समस्या होने पर 3 लहसुन की कली को काटकर 1 कप दूध में मिलाकर उबाल लें। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे सोने से पहले पिएं। इसके अलावा अपने आहार में भी लहसुन को आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तीव्र होता है, पूरा अंदर से गंदगी को क्लीन कर सकता है। ये अगर सही तरीके से टाइमली लिया जाए तो इसका उपयोग बहुत अच्छा है। काफी मैंने भी देखा है रिजल्ट इसका, लहसुन का। हल्दी एक और ऐसा मसाला है जो बंद धमनियों के इलाज में मदद करने और आपके दिल को स्वस्थ और अधिक कार्य करने में मदद करता है। कर्क्यूमिन हल्दी का मुख्य घटक है, जिसके कारण उसका येलो कलर होता है, वो कर्क्यूमिन के कारण होता है, और उसी के अंदर औषधीय गुण भी होता है। मतलब जो हल्दी का येलो कलर है और उसकी स्मेल है और जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो कर्क्यूमिन के कारण है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स को थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। इसमें ना, मतलब जैसे कि ब्लॉकेज नहीं हो पाती, थक्के नहीं बनते हैं, तो उसमें मदद करता है हल्दी। इसके अलावा हल्दी का अर्क कम घनत्व लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, धमनियों को बंद होने से रोकने में मदद करता है। साथ ही रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाकर दिल का दौरा या स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। इसके लिए 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 1 या 2 बार सेवन करें। इसके अलावा अपने आहार में हल्दी पाउडर शामिल करें। आहार में तो हम ये सब लोग लेते ही हैं,
क्योंकि हमारा जो भारतीय भोजन है वो तो बिना हल्दी के बनता ही नहीं। अधिकतर 99% चीजों के अंदर हम हल्दी खाते ही हैं। सब तरह की सब्जी, दाल, कोई भी डिश बन रही है उसमें हल्दी नहीं हुआ ऐसा तो होता नहीं है। पर उसकी जो मात्रा है वो और क्वालिटी है, जो कच्ची हल्दी होती है, जो गांठ वाली हल्दी होती है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। अभी जो पाउडर वाली बात है ना, तो वो पाउडर आप खुद बनाएं अपने घर पे, वो ज्यादा फायदेमंद होगा बनस्पति इसके कि जो बना बनाया पाउडर वो बाजार से लेके हैं, क्योंकि उसकी 100% प्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते हम। लाल मिर्च में मौजूद, लाल मिर्च आता है नेक्स्ट। लाल मिर्च में मौजूद कैप्सिसिन नामक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल ऑक्सीकरण से बचाता है। ये रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो बंद धमनियों का मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद करता है। गर्म पानी में कम से कम आधा या 1 चम्मच लाल मिर्च मिलाकर कुछ हफ्ते तक इसे नियमित रूप से लें। इसके अलावा आप चिकित्सक की सलाह से लाल मिर्च के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आजकल आते हैं, अवेलेबल हैं लाल मिर्च के सप्लीमेंट। अलसी के बीज, अलसी का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हार्ट वगैरह के इन सब चीजों में। अलसी के बीज रक्तचाप और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। ये बंद धमनियों को साफ रखने और समग्र दिल के स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद बहुत अधिक मात्रा में फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बंद धमनियों को साफ करने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच अलसी के बीज को नियमित रूप से पानी के साथ ले सकते हैं, अथवा आप इसको जूस, सूप या स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हो। उसका पाउडर बना करके आप उनमें डाल के भी ले सकते हो। अच्छा है ये। अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है ना, वो ये है कि आप लिख लो, ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा आज का, कि है ना ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो हम घरेलू उपचार के अंदर यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉकेजेस खोलने के लिए, धमनियों को घरेलू रूप से शुद्ध करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग होता है। ये है ना क्वेश्चन अपना, यही है। और अच्छा है बंद धमनियों के लिए रक्तवाहिकाओं और धमनियों को साफ करने के घरेलू उपाय के अंदर, उसमें बंद धमनियों के लक्षण लिखना है, और आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बंद धमनियों को खोलने के लिए हम काम में लेते हैं और कैसे ली जाती है। ये जैसे लिखा है इनको, है ना, आपको अपने वर्डों में लिखना है। बिल्कुल ऐसा कैसा छाप के मत भेज देना मेरे को। मैम और एक बार बोलिए तो। क्या मैम क्वेश्चन और एक बार बोलिए तो। हाँ, क्वेश्चन यही है कि रक्त वाहिकाएं और धमनियों को क्लीन करने के लिए, मतलब उनको साफ करने के लिए घरेलू उपाय क्या क्या हैं, हम कौन कौन सी चीजें उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें दे रखी है ना, वो आपको इसमें लिखना है। और इसमें आपको ये भी लिखना है कि लक्षण क्या है बंद धमनियों के। अगर धमनी बंद हो रही है तो उसके मेन लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद में कि कौन कौन सी चीजों से आप इनको घर पे क्लीन कर सकते हो और अपने जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें सपोर्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा कैसा मत लिखना, अपने वर्ड्स के अंदर लिखना क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से सहायता करती हैं, और क्या गुण होते हैं इनके जो आप यूज कर सकते हैं इनको। अनार में गुणकारी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में धमनियों की परत की किसी प्रकार की क्षति से रक्षा करते हैं। अनार क्या कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, जो धमनियों की परत है ना अंदर की, उसकी जो क्षति हो रही है अंदर से, वो उसकी रक्षा करता है, जो अनार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और वो जो उसके फाइटोकेमिकल्स वाले गुण हैं, वो 2005 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपे हुए एक अध्ययन के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट युक्त अनार का रस शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, जो धमनियों को खुला रखने और रक्त को ठीक प्रकार से बहने में मदद करता है।
आप एक ताजे अनार को नियमित रूप से खाएं। इसके अलावा आप नियमित रूप से दिन में एक बार अनार का जूस भी पी सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे जूस लें चाहे अनार खाएं, दोनों ही फायदेमंद है और बहुत फायदा करता है। ये खून की कमी को भी पूरा करता है। नींबू, नींबू विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन ए और भरपूर एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। सी इसमें सबसे भरपूर मात्रा में होता है, जो रक्तचाप को सुधार लाने में और धमनियों की सूजन को कम करने में मदद करता है। जिसमें स्वेलन आ जाती है ना अंदर से, उस पर काम करता है ये। इसके अलावा नींबू ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त प्रवाह में ऑक्सीडेटिव के नुकसान को रोक करके धमनियों को साफ करता है, ठीक है ना। इसके लिए आप गुनगुने पानी में 1 गिलास नींबू में थोड़ा सा शहद मिला के, काली मिर्च और 1 नींबू का रस मिलाकर कुछ हफ्तों तक दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। नींबू का रस तो बहुत सारी चीजों में फायदा करता है। बस ये नहीं होना चाहिए कि पानी गर्म तेज ना हो, क्योंकि आप उसके अंदर शहद मिला रहे हो। शहद मिलाते हैं ना, शहद अगर तेज गर्म में आपने डाल दिया तो फेटल हो जाता है, मतलब वो मार भी सकता है आदमी को, पॉइजन बन जाता है जब उसे तेज गर्म करा जाता है। इसीलिए जो बाहर के शहद होते हैं बाजार में जो मिल रहे हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब उनको गर्म किया जाता है ताकि वो जमे नहीं और खराब ना हो, शेल्फ लाइफ बनी रहे। बाकी जो रॉ शहद होता है उसकी भी शेल्फ लाइफ बहुत होती है, पर लोग बाग वो जम जाता है, इसलिए उसको ऐसे ही तरल फॉर्म में रखने के लिए उसको इस तरीके से यूज गर्म करके उसको वो करा जाता है। उसके अंदर प्रिवेंटेशन के लिए भी कुछ डालते हैं वो लोग, काफी सारी चीजें करते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता है। और जो रॉश होता है ना शहद, जैसे छत्ते वगैरह से आपने कहीं से निकलवाया है, वो ज्यादा फायदेमंद है। पर पानी बस हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, बस के टेम्परेचर से थोड़ा सा, अब तेज नहीं होना चाहिए, आप छू पाओ, आप सहन कर पाओ, इस तरीके का होना चाहिए। चाहे वो गर्मी में ले रहे हो चाहे आप सर्दी में ले रहे हो। अदरक धमनियों को साफ करने वाला एक और कारगर उपाय है। इसमें मौजूद गिंगरोल और शोगोल जैसे तत्व हृदय रोग में बहुत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा अदरक कुल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एलडीएल के ऑक्सीकरण को अवरुद्ध करके प्लाक को कम करने में मदद करता है। जो प्लाक इकट्ठी हो जाती है ना, उसको कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप नियमित से दिन में 2 या 3 कप अदरक की चाय लें या एक छोटा टुकड़ा अदरक का नियमित रूप से खाली पेट खाएं। तो चाय में आप सजेस्ट नहीं करूंगी मैं जो दूध वाली चाय है उसको 3-4 कप पिए। आप ब्लैक टी बना के या ग्रीन टी बना के उसमें अदरक डाल के लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। नहीं तो फिर ये जो दूध वाली चाय है वो आपको एसिडिटी वगैरह बढ़ाएगी और आपकी तबीयत खराब कर देगी, दूसरे नुकसान होने लग जाएंगे उससे। हार्ट के लिए तो अच्छा रहेगा बट और भी चीजों के लिए खराब हो जाएगा। मेथी के बीज, आप बंद धमनियों के इलाज के लिए मेथी के बीज का उपयोग कर सकते हैं। इन बीजों में मौजूद सेपोनिन धमनी को बंद करने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा मेथी के बीज में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए मेथी के बीज का 1 चम्मच को रात भर थोड़े पानी में डाल करके भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी के साथ बीज भी खा लें। और अगर कोई बीज नहीं खा सकता ना तो पानी तो पी ही जाए उसका, है ना। और बीज जब हम भिगा देते हैं तो कड़वे नहीं लगते हैं, हल्का कसेला ही उसका स्वाद होता है, कड़वा स्वाद नहीं होता उसका। और जो कसेलापन लगेगा वो भी शुरुआत के 1-2 दिन 3 दिन लगता है, फिर नहीं लगता है। वो फायदेमंद रहता है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए। और भी बहुत सारी चीजों में मेथी के बीज फायदा करते हैं, शुगर वगैरह में आपको। सजीव कोशिकीय प्रत्युत्तर, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो हमने पढ़ा था श्वसन के अंदर पहले कि कोशिका श्वसन किसे कहते हैं। यह एक कैटाबॉलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। तो वो दोनों कौन सी थी श्वसन की क्रियाएं, कितने प्रकार का, वो कैसा श्वसन था? 2 श्वसन थे ना, 2 नाम थे, याद है? एक ऑक्सी रेस्पिरेशन और एक एनॉक्सी रेस्पिरेशन, 2 थे। वेरी गुड। देखो ये सारी चीजें ना हर जगह आ रही हैं, तो ये याद रखने की चीजें, इसलिए मैंने इनका क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाया है। इसीलिए करवाए हैं कि ये याद रहेगी आपको, फिर जगह जगह आती है। तो
तो फिर आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने प्रयोग कैसे हो गई ये। तो अब यहाँ देखो जो लाइन है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में होती है, तो हमने तो पढ़ी है ना ये श्वसन के अंदर कि ऑक्सी और अनऑक्सी दो प्रकार की होती है। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है। ये भी हमने पढ़ा था, एटीपी में संग्रहित हो जाती है ऊर्जा श्वसन के बाद में, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। ये जैव रासायनिक क्रिया पौधे और जंतु दोनों की ही कोशिकाओं में रात दिन हर समय होती रहती है। ये सभी में होती है, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि श्वसन की क्रिया हम ही कर रहे हैं, श्वसन जीव जंतु ही कर रहे हैं। पादपों में भी, पौधों में भी हमेशा हर समय क्रिया होती रहती है श्वसन की। कोशिकाएं भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स का प्रयोग करती हैं, जिनको ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करता है। अब देखो उसमें सरल समीकरण दे रखे हैं, रिएक्शंस दे रखी हैं। ये मैंने पहले भी समझाया था ना कि ऐसे है ये, और इसमें 6O2 लगा और इसमें CO2 और वाटर बना और वो निकल गया बाहर। इसमें किलो कैलोरी ऊर्जा किस तरीके से लड़की, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। कोशिकीय श्वसन और श्वास क्रिया में अभिन्न संबंध है। ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं। श्वास क्रिया सजीव के श्वसन अंगों एवं उनके वातावरण को बीच होती है ना, यही तो होता है, वातावरण और श्वसन अंग के बीच ही तो होती है हमारे, हम सजीवों के, यही होता है ना, कंफर्म है सबको? है प्रतिमा जी, यही होता है ना? क्या बोला मैंने, नहीं सुना आपने? श्वसन क्रिया, सजीवों की श्वसन क्रिया किसके बीच में होती है? श्वसन अंग और वातावरण के बीच में ही होती है ना, ऐसा ही होता है ना? हेमंत जी, सही है ना ये सेंटेंस? जी मैम, है ना, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है वहां से तो आती है हमारे पास ऑक्सीजन। जो गैसीय विनिमय हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वातावरण से ना। वो वातावरण से हमने लिया और गई कहाँ? हम खुद तो सब कुछ नहीं करते, हमारे अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उस काम को करने के लिए वो वहां जाती है श्वसन अंग में, तब वो फिर होती है। तो किसके बीच में हो गई? वातावरण और श्वसन के अंगों के बीच में। अंडरलाइन करो, ये ऐसे वर्ड्स है ना, ये कंफ्यूज करेंगे, फिर आप सोचोगे ये क्या चीज आ गई, कहाँ से आ गई। तो इसीलिए पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको पता रहता रहे कि हाँ कहाँ क्या क्या चीज है। इसके दौरान सजीव और उनके वातावरण के बीच, हर एक सजीव के, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, छोटे से छोटे बैक्टीरिया वगैरह हों, सबके अंदर, हर एक के अंदर, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, कैसा भी जीव है, सबके अंदर श्वसन होता है और वो उनके श्वसन के अंगों और वातावरण के बीच होता है। अब एक कोशिकीय जीव है तो उसका उस स्तर पे होगा, बहुकोशिकीय जीव है तो उसका उस स्तर पे होगा, कोई उच्च स्तरीय जीव है तो उसमें वैसा होगा, जो निम्न स्तरीय जीव होंगे उनमें वैसा होगा। डिपेंड बस केवल उनकी स्ट्रक्चर वगैरह की तरीके से होता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी होता सबके अंदर है, हर समय होता है, वातावरण और श्वसन के अंगों के बीच में ही होता है। इसके दौरान सजीव और इनके वातावरण के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। यही होता है ना? कौन कौन सी दो गैसों का आदान प्रदान होता है देवेंद्र जी? कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, फिर हार्ट में, फिर सेल्स में। हाँ, है ना देवेंद्र जी, यही है ना? आपका माइक ऑफ है, ऑन करके बोलो, माइक ऑन करके बोलिए देवेंद्र जी। यही है ना दोनों कैसे? जी। हाँ, कौन कौन सी दोनों कहते हैं? हाँ, कौन कौन सी दोनों कहते हैं? ऑक्सीजन और ये याद रखने की चीजें है ना, तो इनको जब मैं पढ़ाती जाती हूँ आप अंडरलाइन करते जाओ साथ के साथ। हर जो मुझे एक क्वेश्चन था, कोई एक डॉक्टर बोल रहे थे कि जब हमें सिखा रहे थे किसी को हार्ट अटैक आए तो उसको उस टाइम बोल रहे थे कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ ऑक्सीजन भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ ऑक्सीजन भी जा रहा है। पूरा गैसों का विनिमय तो होता नहीं एकदम 100%,
कुछ चीजें होती हैं और कुछ रह जाती हैं, तो फुली 100% नहीं होता है, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है। तथा इस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस वातावरण के सजीवों के श्वसन अंगों में पहुंचती है और ऑक्सीजन गैस श्वसन अंगों से विसरण द्वारा रक्त में प्रवेश करती है। रक्त परिवहन का माध्यम है जो इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचा देता है। अब ये रक्त परिवहन का माध्यम है, ये मेन लाइन है। देखो, रक्त क्या है? परिवहन का माध्यम है ऑक्सीजन का शरीर के अंदर, जगह जगह कोशिकाओं के अंदर हर जगह तक पहुंचाने का काम क्या करता है? माध्यम है हमारा रक्त, जो ले जाता है इन सारी चीजों को, और वहां इसका उपयोग कोशिकाएं अपने कोशिकीय श्वसन में करती है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या शक्ति ग्रह, पावर हाउस भी कहा जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि इसको शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो ऊर्जा होती है ना वो इसके पास होती है। क्रिया स्थल। श्वसन की क्रिया के प्रथम चरण में श्वसन द्रव्यों ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड या अमीनो अम्ल या वसा या फैटी एसिड या विघटन के रूप में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। हमने पढ़ी थी ना इसकी रिएक्शन के पायरुविक अम्ल कैसे बनता है, मैंने बताया था आपको श्वसन वाले में पार्ट में हमने पढ़ा था ये, और नहीं याद है ना तो आज पढ़ना वापस जाके कि पायरुविक अम्ल कैसे बनता है। वो वाली जो रिएक्शन है उसको देखना, फिर लिखना एक बार कि पायरुविक अम्ल कैसे बना। हमने 2 पायरुविक अम्ल बनाए थे ना, 2 बने थे, करी थी ना वो क्रिया। हाँ, वही रिएक्शन है ये। तो आप पढ़ना इसको, आपको वापस याद आएगा। श्वसन वाला पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वही चीज पढ़ा रहे हैं वापस, दूसरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बोलने का भाई अलग है ना, बात तो वही है सारी। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तथा द्वितीय चरण में पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। इस क्रिया को प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें कोई भी कोशिकांग सीधे तौर पर संलग्न नहीं होते हैं। द्वितीय चरण कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया और जिसमें श्वसन द्रवों के विघटन से लैक्टिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल बनता है। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ये तो बताया था ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने डिफरेंस लिखा था, इसीलिए बताया था। इसलिए इनमें क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ऑक्सीजन श्वसन, जो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनिवार्य है, उसमें ऑक्सीजन होगी तभी वो ऑक्सी श्वसन होगा, तथा इसमें भोजन की पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और यह क्रिया अंत में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है ना। ऊर्जा बनती है उसके अंदर, वो भी कौन सी? ऊष्मीय ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अंत में पानी बनता है। ठीक है। 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जिन जीवधारियों में ये श्वसन होता है उन्हें एरोब्स कहते हैं। ये देखो दिखा रखा है इसमें, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, कैसे कैसे क्या क्या चेंज हुआ और क्या लास्ट में बन गया। जो ऊर्जा है वो भी बता रखी, 2 ATP, 2 NADH बन गया, 2 H+ बन गया, H2O बन गया, ये सारी चीजें इसमें दिखा रखी है। अब ग्लाइकोलिसिस अक्षीय श्वसन का प्रथम अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पूरा नहीं होता है, आंशिक होता है। फलस्वरूप एक अणु में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और तथा कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है तथा प्रत्येक चरण एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों का पता एमडेन, मेयरहाफ एवं पेनार्स नामक 3 वैज्ञानिकों ने लगाया था। इसलिए श्वसन की इस अवस्था को तीनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर EMP पाथवे भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के संचित ऊर्जा का 4% भाग मुक्त होकर NADH बनाता है में चली जाती है तथा शेष 16% ऊर्जा पायरुविक अम्ल में संचित हो जाती है, संचित हो जाती है मतलब इकट्ठे हो जाती है।
तो ये आपको दे रखी है वापस रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। ग्लूकोज प्लस 2 NADP प्लस 2P1 2 ADP और पायरोवेट अम्ल बन गया, 2 NADH बन गया, 2 ATP और ये बन गया। ग्लाइकोलिसिस से पहले चरण में पहले 5 चरण में 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज का अणु ऊर्जा के प्रयोग से 3 कार्बन अणु वालों में विघटित हो जाता है। कैंसर कारक तत्व एवं घातक ट्यूमर में अंतर। क्या है कैंसर कारक तत्व और क्या है घातक ट्यूमर, इन दोनों में क्या अंतर है। सरल और घातक ट्यूमर में क्या अंतर है वो भी हम पढ़ेंगे। और कैंसर कारक तत्व क्या है, सबसे पहले तो यही है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर एक किस्म की बीमारी नहीं होती है, बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई रूपों में होता है, अलग अलग होता है ना। हम सभी जानते हैं ना, बहुत सारे 100 से भी अधिक इसके प्रकार होते हैं, बहुत सारे तरीके से होता है। इस चीज का कैंसर, उस चीज का कैंसर, ब्रेस्ट का हो गया, ब्रेन का हो गया, स्किन का हो गया, लंग्स का हो गया, आपने देखा माउथ कैंसर हो गया, ओरल कैंसर्स होते हैं, और आपके ब्लड कैंसर होता है। ये क्या है, कैंसर के प्रकार है बहुत सारे, अनगिनत, मतलब नाम भी हमें इतने अच्छे से याद नहीं होते जितने ज्यादा कैंसर के प्रकार हैं। अधिकतर कैंसरों के नाम उस अंग या कोशिकाओं के नाम पर रखे जाते हैं जिनमें वे शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए बृहद आंत में शुरू होने वाला कैंसर क्या है, पेट का कैंसर। कैंसर जो कि त्वचा की बेसल कोशिकाओं में शुरू होता है उसे बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा कैंसर को ही बोलते हैं। कैंसर शब्द ऐसे रोगों के लिए उपयुक्त किया जाता है जिसमें असामान्य कोशिकाएं बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती जाती हैं और वो अन्य ऊतकों पर आक्रमण करने में सक्षम होती हैं। मतलब जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो अनलिमिटेड हो रहा है, असामान्य रूप से, और अनकंट्रोलेबल है, उसको रोक नहीं सकते हैं, और वो विभाजन होता ही जा रहा, और जो ऊतक भी है ना आपके, उनके ऊपर भी आक्रमण करके उनको भी वो डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। कैंसर की कोशिकाएं रक्त और लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। खून से और लसिका से कहीं भी फैल सकते हैं, वो तो होता ही है, कैंसर का इधर से उधर पहुंच जाता है। कैंसर की मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं। कार्सिनोमा, ऐसा कैंसर जो आपके त्वचा में या उन ऊतकों में संपन्न होता है जो आंतरिक अंगों के स्तर या आवरण बनाते हैं। सार्कोमा, ऐसा कैंसर जो कि हड्डी, उपास्थि, वसा, मांसपेशियों, रक्तवाहिकाओं और अन्य संयोजित ऊतक में शुरू होता है। ल्यूकेमिया, कैंसर जो रक्त में बनाने वाले अस्थि मज्जा जैसे ऊतकों से शुरू होता है और असामान्य रक्त कोशिकाओं की भारी मात्रा में उत्पादन और प्रवेश का कारण बनता है। लिम्फोमा और माइलोमा, ऐसा कैंसर जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका में शुरू होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कैंसर जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के ऊतकों में शुरू होते हैं। ये सारे इनकी मुख्य श्रेणियां हैं। कैंसर की उत्पत्ति कैसे होते हैं। सभी प्रकार के कैंसर कोशिकाओं से ही शुरू होते हैं। उनकी जो स्टार्टिंग है ना, वो कोशिकाएं होती हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन से ही तो कैंसर बनता है। इसलिए जो शरीर में जीवन की बुनियादी इकाई होती है वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। जीवन की बुनियादी इकाई कैंसर है और वहीं से वो शुरू हो रहे हैं। कैंसर को समझने के लिए ये पता लगाना उपयोगी है कि सामान्य कोशिकाओं के कैंसर कोशिकाओं में परिणत होने पर क्या होता है। जो सामान्य कोशिकाएं वो कैंसर की कोशिकाओं में जो चेंज होती हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर। शरीर में कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है हमारा शरीर, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं। हमेशा ही होती है वृद्धि, विभाजन होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। जो टूट फूट होती है उसको रिपेयरिंग होती है, जो खराब हो जाती हैं, इनकी भी एज होती है ना कोशिकाओं की, एक वो एज के बाद में वो खत्म होती जाती है, दूसरी नई बनती जाती है, डिवीजन होता जाता है। पर जो परिणित हो जाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, तो उनमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। और नियंत्रित रूप से होता है वो विभाजन, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है।
कोशिकाएं जब पुरानी या क्षतिग्रस्त होती हैं तो मर जाती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। ये हमारा नॉर्मल फंडा है हमारी बॉडी का, कि जो नॉर्मल कोशिकाएं वो हमेशा विभाजन करती हैं स्वस्थ रखने के लिए, वृद्धि करती है, नियंत्रित रूप से विभाजन होता है, अनियंत्रित नहीं होता है। और उसके बाद में जो पुरानी हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट फूट है, कुछ भी है, इंजरी है, तो वो मरी हुई कोशिकाएं खत्म होती जाती है और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आती जाती हैं। अब जो कैंसर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, अनलिमिटेड तरीके से, अनकंट्रोलेबल वो बढ़ती जाती है। हालांकि कभी कभी ये व्यवस्थित प्रक्रिया गलत हो जाती है। जब किसी सेल का अनुवांशिक सामग्री जो डीएनए है उसका वो क्षतिग्रस्त हो जाती तो वो बदल जाती है और इसे उत्परिवर्तित पैदा होता है, मतलब म्यूटेशन सेल बन जाती है उसकी, जो कि सामान्य कोशिकाओं के विकास और विभाजन को प्रभावित करता है। जब ऐसा होता है तब कोशिकाएं मरती नहीं है और उसकी बजाय नई कोशिकाएं पैदा होती जाती हैं, जिसकी कि शरीर को कोई नीड नहीं है। जो म्यूटेशन वाले सेल्स होते हैं उनकी कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। और ये अतिरिक्त कोशिकाएं बड़े पैमाने पर ऊतक का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जो कि ट्यूमर कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर कहते हैं। गांठ बन गई कि वो जरूरत ही नहीं है और एक ऊतक के जैसे विभाजन हो के जो म्यूटेंट सेल हैं जिनका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, वो वहां पे इकट्ठी हो गई एक जगह पे। हालांकि सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते, ट्यूमर सौम्य या घातक हो सकता है, पर हर ट्यूमर जरूरी नहीं है कि कैंसरस हो, सब अलग अलग तरीके के। सौम्य ट्यूमर ये कैंसर वाले नहीं होते हैं, अक्सर शरीर से हटाए जा सकते हैं और ज्यादातर मामलों में वे फिर वापस नहीं आते हैं। एक बार शरीर से अगर सर्जरी करके निकाल दिए गए जो सौम्य वाले ट्यूमर हैं तो वो दोबारा फिर नहीं होते हैं। सौम्य ट्यूमर में कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलती है। घातक ट्यूमर ये कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं और इन ट्यूमर की कोशिकाएं आपस में ऊतकों पर आक्रमण कर देती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। जरूरी नहीं कि सारी फैलेंगी, पर फैल जाती हैं। शरीर के कैंसर के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलने के प्रसार को मेटास्टेसिस कहते हैं। ल्यूकेमिया यह अस्थि मज्जा और रक्त का कैंसर है, इसमें ट्यूमर नहीं बनता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है? अस्थि मज्जा और रक्त है जो उसका कैंसर होता है, इसमें कोई ट्यूमर नहीं बनता है। कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण, स्तन या शरीर के किसी भी अन्य भाग में कड़ापन आना या गांठ बनना। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि कोई एरिया आपका टाइट हो रहा है और वो उसमें गांठ जैसा कोई उभार अगर आ रहा है, पेन है उसमें आपको, तो आपको जो चेंजेस हैं बॉडी में वो महसूस होंगे। कभी कभी पर शुरुआत में उसमें पेन वगैरह नहीं हो सकता, तो फिर बाद में आपको वो सारी चीजें ऑकर हो जाएंगी। एक नया तिल या मौजूदा तिल में परिवर्तन, कोई नया तिल हो गया या फिर जो आपके पास आपका तिल है जिस स्थान पे है मूल, वो बढ़ गया या छोटा हो गया या कुछ भी उसमें परिवर्तन। कोई खराश जो ठीक नहीं हो पा रही हो, स्वर बैठना या खांसी ना हटना, गला अगर खराब हो रहा है, आपकी आवाज खराब हो रही है और खांसी जा ही नहीं रही है। आंतरिक या मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन, खाने के बाद असुविधा महसूस करना, निगलने के समय कठिनाई होना, वजन में बिना किसी कारण की वृद्धि या कमी। दोनों ही हार्मफुल हैं कि कोई रीजन नहीं आ रहा है निकल करके, पर मोटापा बढ़ रहा है या फिर वजन आपका बिल्कुल कम होता जा रहा है। दोनों ही चेंजेस गलत हैं। असामान्य रक्तस्राव या डिस्चार्ज, किसी भी जगह से आपका कोई ऐसी ब्लीडिंग जो हो ही रही है या कोई डिस्चार्ज किसी भी तरीके का लिक्विड फॉर्म में। कमजोर लगना या बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना भी कैंसर का एक लक्षण है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। आमतौर पर ये लक्षण कैंसर के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। ये सौम्य ट्यूमर या अन्य समस्याओं के कारण पैदा हो सकते हैं। केवल डॉक्टर ही इनके बारे में ठीक बता सकते हैं। जो डिफरेंशिएट है वो तो डॉक्टर ही करेगा, पर आप इससे अवेयर हो सकते हैं कि कहीं कोई ट्यूमर ना हो या ऐसी कोई चीज ना हो। जिसे भी ये लक्षण या स्वास्थ्य में परिवर्तन नजर आते हैं उनको तुरंत पता लगाने के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आमतौर पर शुरुआती कैंसर दर्द नहीं करता है। अगर शुरुआत में है ना तो दर्द ही नहीं करता है, वो पता नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि शुरुआत में आपको पता ना चले। यदि आपको कैंसर के लक्षण है तो डॉक्टर को दिखाने के लिए दर्द होने का इंतजार नहीं करें। कि आपके अगर अभी पेन नहीं है तो आप ये इंतजार मत करो कि मतलब दर्द होगा तभी शायद कैंसर होगा तभी दिखाने जाएंगे। पर अगर कोई अनवांटेड कोई भी चीज है कि जो होनी नहीं चाहिए बॉडी के अंदर,
अगर वो ऑकर हो रही है तो फिर आपको दिखाना ही चाहिए, चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, कुछ भी हो या नहीं हो। अगर वो एक इन्फ्लामेशन भी है तो भी आप दिखाओ जाकर के कि ये क्या हो सकता है। कैंसर की रोकथाम, कैंसर होने के खतरे को कम करने के कुछ तरीके इस प्रकार है। तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करें, कम वसा वाला भोजन या तथा सब्जी, फल और समूचे अनाजों का अधिक उपयोग न करें और नियमित व्यायाम करें। और एक और चीज मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कि जो पॉलिथिन है ना, जिसमें हम खाना पीना वगैरह भी रख देते हैं, ये भी नहीं यूज करना चाहिए। ये पॉलिथिन वाला और ये जो हम प्लास्टिक के टिफिन यूज करते हैं, फॉइल यूज करते हैं एल्यूमिनियम वाली, ये सारी चीजें है ना हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। जाकर के वो इकट्ठी हो रही है, टॉक्सिन इकट्ठे करती हैं। और जो फ्रिज में हम वेजिटेबल्स रखते हैं वो भी खराब है ना मैम रखना, थैली के अंदर, पॉलिथिन के अंदर। हाँ हाँ, खोल के ओपन करके आप रख दो, वो बेटर है। और जहां तक हो सके तो उतना ही लाओ जितना आप कंज्यूम कर लो। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बच गया है तो उसको रख दो कल के लिए, पर उसे भी एक दिन के अंदर खत्म कर लो। उससे ज्यादा नहीं कि आप उसे रखे 4 दिन 5 दिन सड़ा रहे हैं, उसके बाद में हम यूज कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उसमें चेंजेस तो आने ही लग जाते हैं। जांच क्या क्या होती है इसके अंतर्गत क्या जांच आती है? प्रयोगशाला में परीक्षण क्या होते हैं? रक्त का, मूत्र का या अन्य तरल पदार्थों की मदद से डॉक्टर इसकी जांच करता है। कुछ परीक्षणों से अंग की कितनी अच्छी तरीके से कामकाज कर रहे हैं इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पदार्थों की भारी मात्रा से भी कैंसर का संकेत मिलता है। इन पदार्थों को अक्सर ट्यूमर का मार्कर भी कहा जाता है। ऐसे मार्कर्स होते हैं कि मतलब वो अगर आपके ब्लड के अंदर शो हो रहे हैं तो इट मीन्स कि कैंसर हो सकता है ये। तो उसके लिए भी फिर वो निश्चित करने के लिए और भी टेस्ट करते हैं। हालांकि प्रयोगशाला में असामान्य परिणाम कैंसर के निश्चित संकेत नहीं होते हैं। कैंसर की जांच करने के लिए केवल प्रयोगशाला परीक्षणों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इमेजिंग क्रिया जो हम वो करवाते हैं ना, यूएसपी वगैरह, यूएसजी वगैरह, इमेजिंग जो करवाते हैं, शरीर के अंदर के क्षेत्रों की तस्वीर बनती है इसमें। ये डॉक्टरों को ये जानने में मदद करती है कि शरीर में कोई ट्यूमर मौजूद है क्या। ये इमेजिंग के तरीके से ली जा सकती है। एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, रेडियोलॉजिकल स्कैन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एमआरआई हो सकती है। एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह ये सारी ही तरीके हैं कि इन सब चीजों के अंदर ये स्कैनिंग आ जाती है, मतलब अंदर के अंगों की फोटो इमेज एक निकल के आ जाती है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि क्या इसमें परेशानी है एक्चुअली में। एक्सरे से शरीर के अंदर के अंगों और हड्डियों को देखने का सबसे आम तरीका है। और सीटी स्कैन, इस विधि में एक एक्सरे मशीन एक कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, जिसे जो कि किसी कॉन्ट्रास्ट सामग्री से एक साथ अंगों को जैसे कि डाई के रूप में विस्तृत चित्रों का श्रृंखला बनाती है पूरी बॉडी के, है ना। और इन चित्रों को पढ़ना आसान होता है और उनसे हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में किसी और जगह पे कुछ हो तो नहीं रहा है। रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन, इसमें रेडियोधर्मी सामग्री की एक छोटी मात्रा में इंजेक्शन के द्वारा इमेजिंग हो जाती है, ठीक है, और यह रक्त से होकर के बहती है और कुछ हड्डियों या अंगों में जमा हो जाती है। एक मशीन जिसे स्कैनर कहते हैं रेडियोधर्मिता को नापती है और इसका पता लगाती है। स्कैनर कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिल्म पर हड्डियों या अंगों का चित्र बनाता जाता है और शरीर से जल्द ही रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर निकल जाता है और इस तरीके से हम उसका स्कैन ले लेते हैं। अल्ट्रासाउंड, इसमें कोई अल्ट्रासाउंड जो उपकरण है ध्वनि तरंगे प्रेषित करता है। एक तरह की ध्वनि तरंगे जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो टकरा के, जब हम नहीं सुन सकते उनको, वो सुनने ऐसी नहीं तरंगे होती ध्वनि की कि हम सुन पाए, वो उनकी जो हर्टर्स होती है वो डिफरेंट होती है, वो केवल वहां अंग तक जाके लौट के आती है ना, उससे स्कैनिंग बन जाती है, एक स्कैन बन जाता है, इमेज बन जाती है। जिन्हें लोग नहीं सुन सकते हैं, तरंगे शरीर के अंदर के ऊतकों पर प्रतिध्वनियों की तरह टकरा के वापस लौट आती हैं। कंप्यूटर इन प्रतिध्वनियों का उपयोग कर चित्र बनाने के लिए करता है, जिसे सोनोग्राम कहते हैं, है ना। और वो हम उससे पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। एमआरआई, ये एक मजबूत चुंबक से जुड़े कंप्यूटर से शरीर के हिस्सों के विस्तृत चित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर एक मॉनिटर पर इन चित्रों को देख सकते हैं और इन्हें फिल्म पर मुद्रित कर सकते हैं। फिल्म पर भी उतार दिया जाता है इनको और डॉक्टर क्या करता है, कंप्यूटर पे साथ के साथ देखता भी जाता है कि इसमें क्या चीज निकल के आ रही है और आपको लिखा हुआ। ये सबसे ज्यादा
मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि हाँ एमआरआई जो होती है इसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे है। पीटी स्कैन, रेडियोधर्मी सामग्री छोटी राशि इंजेक्शन लगाने के बाद एक विशेष मशीन शरीर में रासायनिक गतिविधियों को दिखाने के लिए चित्र बनाती है। कैंसर की कोशिकाएं कभी कभी उच्च गतिविधियों के क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। ज्यादातर मामलों में डॉक्टरों के लिए कैंसर की जांच करने के लिए बायोप्सी करने की जरूरत होती है। वो पीस निकालते हैं उसका और फिर उसकी जांच करते हैं जिस भी अंग में, जैसे कि आपको ट्यूमर जैसा महसूस हो रहा है, गांठ जैसा, तो बायोप्सी करते हैं और उसके बाद में बायोप्सी के लिए पहचान वाले ट्यूमर से ऊतक का नमूना लेते हैं और उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पैथोलॉजिस्ट सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन ऊतकों को देखता है। ठीक है। अब इसमें है कैंसर के उपचार की प्रक्रिया, जो कि काफी बड़ी है। हम कल ही करेंगे इसको, आज तो 51 हो गए। कल करेंगे, बहुत बड़ी सी है ये। ठीक है ना। तो आज का काम कर लेना आप और इसे पढ़ लेना एक बार वापस, है ना। कैंसर वाले को इसको पढ़ना जरूर, और आगे भी जो पढ़ना है आज कल जो हमें पढ़ना है ना, कैंसर का उपचार क्या है, उसको भी पढ़ लेना तो अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या करा जाता है। ये जो उपचार की प्रक्रियाएं हैं उसमें सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपीज होती हैं, कीमोथेरेपी होती है, जीवाणु थेरेपी होती है। ये बहुत सारी तरीके की थेरेपीज उसके अंदर होती हैं जिससे कि कैंसर के सेल्स को जला देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं और क्लीन कर देते हैं बॉडी को कैंसर के सेल्स से। और ये इस चीज पे भी निर्भर करती है कि हमारी एज क्या है, जो बीमार है व्यक्ति, पेशेंट है, उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से भी सही होने नहीं होने का भी होता है कि और आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आप सहन कर सकते हो इन सारी थेरेपीज को कि नहीं, है ना। और आपकी विल पावर कितनी है, आपके अंदर जीवन जीने की क्षमता कितनी है, ये भी बहुत ज्यादा काम करता है इसके अंदर। हम जितने पॉजिटिव होते हैं उतने अच्छे से लड़ पाते हैं, क्योंकि जो कैंसर का पेन है और बीमारी है ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा। तो पेन को सहन करने की शक्ति भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए आपको कि आप इतनी सहनशीलता रखें, आप इतना सब्र करें कि आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवा पाए और सपोर्ट करें उन सब चीजों को, तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। और एकदम जैसे कि अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता तो ठीक है, बाकी जब लास्ट स्टेज में, और लास्ट स्टेज भी अगर ऐसा हो कि वो बुढ़े हैं या बहुत छोटा व्यक्ति है या इम्यूनिटी बहुत कम है, तो उनमें सही होने के चांसेस कम होते हैं। बाकी एज वाइज भी फैक्टर रहता है ना इनका सही होने और नहीं होने का, तो वो भी बहुत जरूरी है। एक बार इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। ठीक है। मुझे क्वेश्चन था, जैसे हम पढ़े अभी कि जो अनवांटेड सेल्स बढ़ जाते हैं तब कैंसर होता है, लेकिन ब्लड में तो सेल्स मतलब रहता नहीं ना, वो बहता है, तो उसमें अनवांटेड सेल्स कैसे ग्रोथ करते हैं, उसमें कैसे होता है? उसमें हमने पढ़ा ना कि डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं उसके, तो जो डीएनए में चेंजेस आते तो वो क्या बन गया, क्या बन गया था, किसी को याद है? मेटियोसिस बन जाता है, क्या बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है वो, है ना। और फिर वो आपको वहां पे बढ़ता ही जाता है, वो आप उसको रोक नहीं सकते हो। मतलब ब्लड तो फ्लूइड है ना मैडम, लिक्विड है। हाँ। उसमें बढ़ना कैसा है सेल्स का? ब्लड की भी तो सेल्स ही, वो ब्लड लिक्विड है पर उसके अंदर क्या है, जैसे कि उसके अंदर रक्त कोशिकाएं हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी तो सेल्स ही है ना। तो उनके अंदर भी परिवर्तन हो जाता है, जो उनका डीएनए है उसमें परिवर्तन हो गया। तो जब आनुवंशिक परिवर्तन हो गए उसके अंदर, तो वो जरूरत की नहीं रही वो सेल, चाहे वो ब्लड में है और चाहे वो उसके अंदर है, आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स के अंदर है, ऊतक है वो कोई भी, या ऑर्गन है वो कोई भी। तो जैसे कि व्हाइट ब्लड, जब हमें वो होता है ल्यूकेमिया होता है, तो भी तो व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स कम होती जाती हैं। अब हमें जरूरत तो है नहीं। अब ये जो परिवर्तन होता है आनुवांशिक रूप से, जब डीएनए चेंज हुआ तो वो म्यूटेशन हो जाता है, और वो
जो सेल होती है, उत्परिवर्तन से जो सेल बनती है वो म्यूटेशन सेल हम उसको बोलते हैं। और वो क्या होती है, वो विभाजित होती ही जाती है, रुकती नहीं है, रुकती नहीं है। वो चाहे किसी भी जगह पे होंगी, वो ऐसे ही होगा। ब्लड में भी ब्लड भी होता है। तो, हाँ ब्लड सेल्स भी तो है ना, ब्लड सेल्स आरबीसी सेल ही तो है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी तो सेल्स ही हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब सेल्स ही तो हैं, तो उनमें भी होता है ये। जी प्रतिमा जी। मैम ये कैंसर जेनेटिक होता है क्या? और एक क्वेश्चन कि अगर हम लोग अगर ने के मतलब कैंसर का एक बार अगर जांच कर लिए है, नहीं निकला है, तो हो सकता है आगे जाके कैंसर हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब बायोप्सी का टेस्ट हो चुका है, हाँ तो और नहीं है ना, निकला जैसे है। अगर ऐसे ही कोई और गांठ या है, जी पहले आप बोलिए। हाँ बीच वो नहीं कि मेरी छोटी बहन को नहीं कि ऐसा मतलब प्रॉब्लम अभी दिखा रहा है, डॉक्टर के पास गए थे तो नहीं क्या वो बोले कि नहीं कुछ भी नहीं है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन नहीं क्या वो मेडिसिन दे है आगे नहीं हो सकता, लेकिन आगे नहीं हो सकता, अभी भी दर्द उसको है, तो आगे हो सकता है क्या? यही मेरे क्वेश्चन है। पूरा और जेनेटिक ट्रीटमेंट, है क्या? क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट नहीं अगर क्या लोगे मेरे ना, जी जेनेटिक क्या? जेनेटिक बोल रहे हैं, सच है क्या? जेनेटिक है क्या? क्योंकि मेरी दादी को था, मेरे पापा का भी अभी 6 महीने पहले डेथ हुआ है, वो भी कैंसर से, ब्लड कैंसर से है। अभी मेरी छोटी बहन का भी यही प्रॉब्लम दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो हो गुणसूत्र जीन सकता तो है क्या? ट्रांसफर होते हैं, जीन्स तो देखो ट्रांसफर ना, उसमें ये चीजें भी तो जाती हैं, बीमारियां भी, है ना। कभी कभी होता है जेनेटिक, कभी वो अगर वीक होगी कोशिका तो नहीं आएगी। कैंसर भी जेनेटिक होता है? ब्लड नहीं भी होता है, होता भी है, दोनों चीजें। आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हो। और कई बार ऐसा होता है ना नहीं कि आप मेरे पीछे से हिस्ट्री चली आ रही है तो हो ही जाता है, वो आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो जीन्स तो आए हैं ना आपके अंदर, जो गुणसूत्र आए, क्रोमोसोम्स, वो जीन्स तो आए हैं ना। हम और उसमें कहीं पे अगर उसका मेरे कुछ भी पापा का रेशा, जब मेरे पापा का जब डिटेक्ट हुआ था नहीं कि वहाँ पे एक मतलब पूछे थे कि आपके घर पे कोई किसी को था क्या, तो मेरी दादी को था, तो जैसे बोले हाँ जेनेटिक से भी हो सकता है, हाँ हो इसलिए मैं सकता पूछ है, रही जेनेटिक है क्या? हाँ हो सकता है। मैंने कहा ना आपको कि जीन्स तो आ ही रहे हैं ना, दादी से पापा में, पापा से आपकी बहन में, जीन्स तो ट्रांसफर हुए ही हैं। जीन्स के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो वो जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसमें मे बी पॉसिबल कि वो वहां से आया हो, और जिस भी तरीके से वो फैला है इतने टाइम के बाद में उसका देखने को मिला है, तो वो जेनेटिक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, जेनेटिक हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में, पीछे अगर पीछे से आ रहा है तो होता है जेनेटिक, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट आप पूरा लेकर के खत्म करते हो और फिर टाइम टाइम के उसके टेस्ट कराते रहते हो तो फिर होने का खतरा नहीं है। कुछ मेडिसिन देते हैं वो और पूरा ट्रीटमेंट चलाते हैं, फिर उसके बाद में नहीं होता है, किसी को नहीं होता है। पर कुछ केसेस में देखो, रेयर केसेस में हो भी जाता है। 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते, बॉडी है ना, आप कितना भी इसको करो पर कब क्या होगा नहीं पता है आपको, कहीं पे कहाँ क्या विभाजन होने लग जाए, कुछ होने लग जाए, आपको नहीं पता है ना। ठीक है। ये जो गाइनिंग में जो मैंने अभी एक बूढ़ी जिनको 70 इयर्स ऊपर हुआ है, गांव की एक लेडी है, ओल्ड मतलब सीनियर लेडी, तो गाइनिंग में उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, तो वो आए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, ऑपरेशन वगैरह। तो ये इतनी ओल्ड एज में भी ये सब गाइनिंग कैसे हो जाता है मैडम, गांव के लोगों को भी? हो जाता है गायनी में, तो वो तो कभी भी हो सकता है। ऑर्गन्स तो है ना बॉडी के अंदर, मेनोपॉज तो आया है, ऑर्गन्स तो है ना। तो ऑर्गन्स में कब क्या हो रहा है वो थोड़ी ना आपको पता है, वो अपना जो काम कर रहे हैं। क्या होता है, कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज आ जाता है, ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंसेस नहीं आएगा। पर बाकी की सारी चीजें तो कुछ भी हो सकती है। व्हाइट डिस्चार्ज तो किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है ना। इसके लिए हम कैसे अवेयरनेस रहे मैम, मतलब इसके लिए हम साफ अभी से सफाई, हाइजीन का सबसे ज्यादा अवेयर रहो, पानी वानी अच्छा पियो, सबसे ज्यादा तो हाइजीन की बात है। और अगर कुछ भी लगता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करो, और तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए टाइम हो गया, हेमंत जी करवा दीजिए शांति पर। आइए, सर्व कुशल प्रार्थना करते हैं।
दोनों हाथ जोड़ लेंगे हृदय पटल में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।